तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। जहां पे आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ी थी। देखो, आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले ना, अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बहुत कम है वैसे आपकी बुक में, लेकिन आपको वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो आपको वेक्टर अलजेब्रा बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो आप प्लीज़ जो वेक्टर अलजेब्रा वाली वीडियो है ना, अगर आपको एक बात तो बिल्कुल याद रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि आपको जो शुरू शुरू के चैप्टर होते हैं, जैसे क्लास 11 में आप जाते हैं तो नया सिलेबस आता है बिल्कुल आपके लिए। तो आपको पहला दूसरा जो चैप्टर होता है ना, पहला चैप्टर मेनली जो फर्स्ट चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, वो आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आना चाहिए। और वेक्टर अलजेब्रा भी मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स समझनी है। दो चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स के, एक तो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला हो गया और एक वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर हो गया। अगर आपको ये दो चैप्टर नहीं आते तो आप फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे डेरिवेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए दो चैप्टर आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। ये मेरा आपके लिए स्पेशली सजेशन है, आपको दो चैप्टर स्पेशली करने बहुत अच्छे से करने, ताकि आपको फिजिक्स की आगे जब आप फिजिक्स में बढ़ो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो आज जो है हम क्लास 11 फिजिक्स के वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू देखते हैं। चैप्टर हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ एमसीक्यू देखते हैं। तो जितने भी मैं आपको एमसीक्यू देता हूँ ना, चाहे मैं कोई सी भी क्लास के दूँ, 11th के दूँ, 12th के दूँ, या आगे आने वाले टाइम पे 10th के भी दूंगा, 9th के भी दूंगा, तो वो सारे एमसीक्यू जो है ना, वो आपके अदर एग्जाम के लिए आगे अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पे भी आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको जो है इन एमसीक्यू को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान से इनको पढ़ना है, समझना है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विद टू वेक्टर कैन नॉट बी डिफाइंड इन वेक्टर अलजेब्रा। बोलो वेक्टर अलजेब्रा में दो वेक्टर के बीच में कौन सा ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो आपको पता होगा हम वेक्टर का एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि वेक्टर दो वेक्टर के बीच में डिवीजन का कोई भी ऑपरेशन कभी काम नहीं करता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको जब वो चैप्टर पढ़ाया होगा वहां पे भी बताया होगा। तो इसका आंसर जो है डिवीजन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.4 आई कैप 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। बोला ये एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन सी इज, आपको बताना है। बोला ये जो वेक्टर आपको देखा है ये यूनिट वेक्टर है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर भी बता रखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, तो यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक वेक्टर है, मान लो कोई भी है ना, एक वेक्टर है। पहले तो उसके यूनिट वेक्टर को आप ए कैप से दिखाते हैं, और ए कैप कैसे निकलता था अगर आपको याद होगा, वेक्टर ए बाय मॉड ए। ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इंपॉर्टेंटली कि यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से दिखाते हैं, उसका मॉड 1 निकल के आता है। यही तो यूनिट वेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट है कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली में है क्या। यूनिट वेक्टर में क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आ जाए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर होता है। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है वो क्वेश्चन, 0.4 आई कैप 0.8 जे कैप। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप अब प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ सी। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको ए कंसीडर कर लो या ए कैप कंसीडर कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। तो ए कंसीडर कर लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ऐसा उसने बोला है। वैसे तो यूनिट वेक्टर को आप ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, लेकिन मैंने क्या बोला, आप वैसे तो रिप्रेजेंटेशन कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको ए कैप से डिनोट करना है, कहीं पे लिखा थोड़ी ऐसे कि आपको ए कैप से डिनोट करना है। तो मैं तो बता रहा हूँ खाली आपको कि ए आपके पास जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड हमेशा 1 निकल के आएगा। अब मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है जो उसके कंपोनेंट है ना, उसके स्क्वायर करके उसको रूट में प्लस कर दो। ऐसे ये भी हमने पहले पढ़ा है, 0.4 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करो, जाएगा 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.64, और ये प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, और बराबर इधर 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट हटाओ, उधर भेज दो, वो स्क्वायर हो जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 4 10 हो गए, ठीक, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। इस तरीके से 0.8 आ गया ये, ठीक है ना, प्लस सी स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू रूट हट के उधर 1 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.80, और 1 माइनस 0.80 घटाएंगे अगर आप इसे, तो आपके पास आ जाएगा 0.20, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट 0.20। तो देखो कितना आसान आंसर इसका, है ना। तो देखो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो सी इक्वल टू 0.20 निकल के आ चुका। आगे देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच पी, यहां पे क्या है, ईच है, हाँ, बोला द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट बताना है। ईच पी, दोनों वेक्टर क्या है, पी है, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। बोलो दो वेक्टर है, एक भी, पहला भी पी है दूसरा भी पी है, बताना है कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा, वो भी एंगल थीटा पे क्या हो, इंक्लाइंड है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे किस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन देंगे इसका। तो अगर आपको याद होगा, दो वेक्टर का अगर हम वो निकालते हैं रिजल्टेंट, तो कौन से फॉर्मूले से निकालते थे, जब हमने पढ़ा था आर इक्वल टू पी स्क्वायर, सॉरी क्या, आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस लगाएंगे क्यू स्क्वायर प्लस
2pq cos थीटा, इस तरीके से वो फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला था, ये तो था फॉर्मूला। तो आपको जो है ना दोनों वेक्टर जो है p की वैल्यू भी p दे रखी है उसने, और उसने बोला ना जो q वेक्टर है ना उसकी वैल्यू भी q है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है p, उसकी वैल्यू कितनी है p है, एक वेक्टर q है उसकी वैल्यू भी p दे रखी है। यहाँ पे तो p दे रखी है, और दोनों वेक्टर क्या है बोला p p है। यही तो बोला था उसने कि बोथ वेक्टर आर p एंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, फाइंड द रिजल्टेंट, यही तो बोला था। तो मतलब p की जगह भी आपको p रखना है, q की जगह भी p रखना है। तो आपको आप इसको इस तरीके से सॉल्यूशन दे देंगे, r इक्वल टू रिजल्टेंट निकालेंगे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई p, q की जगह भी p रख दो, इंटू कॉस थीटा रख दो इस तरीके से, और आगे सॉल्व करो। r इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 2p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, और ये कॉस थीटा इस तरीके से सॉल्व हो। अब देखो आपको कुछ और दिख रहा होगा, r को ऐसे ही छोड़ दो। अभी अभी आप इसको यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपको बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से ब्रैकेट आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। तो एक्चुअली में आप इसको स्क्वायर लगाने से अच्छा तो पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसा आएगा, है ना। आपको रिजल्टेंट तो निकालना है ना, स्क्वायर क्यों लगाना है उस तरफ। तो r इक्वल टू देखो √2 हो जाएगा, इसको रूट से बाहर ले लो, p स्क्वायर को भी बाहर ले लो, p बच जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, सिंपल से इतना ही तो बचेगा। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे, √2p हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखो मैथ वाले बच्चों के लिए तो आसान होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है बायोलॉजी वाले के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मुझे लगता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए, अगर आपको फिजिक्स को ज्यादा बेटर समझना है। तो कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा, 2-3 आप याद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला और होता है इसका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन मोर लास्ट फॉर्मूला और देखते हैं इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखा है, ये सारे फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के हैं, ये कहीं पे कैसे भी यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना उसको ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, ये वाला। देखो मेरे ख्याल से तो ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, क्यों, अगर आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, अभी मैंने अपॉन 2 क्यों कर दिया थीटा बाई 2। देखो कॉस 2 थीटा है ना यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, और फॉर्मूला क्या है कॉस 2 थीटा बराबर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ 2 थीटा था, यहाँ जाके वो थीटा बन गया, यानी कि आधा हो गया 2 थीटा, यहाँ जाके क्या हो गया थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा होगा। कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री में ना हम यही करते हैं ज्यादातर, जो बच्चे मैथ्स वाले होंगे अच्छे समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यानी कि यहाँ पे थीटा क्या था, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे जाके आधा हो गया थीटा, ठीक हाफ हो गया। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे जाके थीटा हाफ हो जाएगा, इस तरीके से इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आप बचेगा √2p और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इस तरीके से हो गया, देखो √2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको रूट से बाहर निकालो, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो ये √2 हो गया, एक √2 और आ गया यहाँ से, और ये p तो था ही पहले से, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर आ गया तो क्या बनेगा कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा, 2p कॉस थीटा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके का सॉल्यूशन देना है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ और टॉपिक चाहिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया 2p cos थीटा बाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, दो फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड एक का भी f है दूसरे का भी f है, हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड f। मतलब दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड f है और उनका रिजल्टेंट भी f है, उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी f है। द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला एंगल कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं। तो देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, दो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलते हैं। अगर P Q दो वेक्टर है इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, देन देयर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला R इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। आपको पास क्वेश्चन में दे रखा है P बराबर भी f है, दोनों फोर्स की वैल्यू f है, यानी कि P Q दोनों f है और रिजल्टेंट भी f है। यही दे रखा है आपके पास कि दो फोर्स हैं वो इंक्लाइंड है ना, और क्या बोला उनका रिजल्टेंट फोर्स भी f है। तो बताना है जो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो r की जगह आप f रख दो इस फॉर्मूले में। ठीक, आगे इस तरफ सॉल्व करने की कोशिश करो, ये f स्क्वायर हो जाएगा, ये भी f स्क्वायर हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि f मल्टीप्लाई f आएगा, cos थीटा हो जाएगा इस तरीके से। अब जैसे हमने अभी लास्ट वाला करा था वही तो करना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, यहाँ भी 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया
1 प्लस कॉस थीटा, ये तो बचा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओ, इधर स्क्वायर लगा दो, तो ये ऐसे हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर 2f² और 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही तो होगा। आप इस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो आपको आज जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1, और देखो ये 2 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2। अच्छे समझ लो ये क्या हो रहा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। यहां तक तो पहुंच गया। अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पहले बताया, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, क्लास 12 की फिजिक्स जब हमने पढ़ी थी वहां पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताई है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, देखो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6 तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके पास टोटल, सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर -1/2 आ गया ना। अब -1, पहले तो 1/2 वैल्यू याद करो होती कहाँ पे 1/2, तो थीटा बराबर, अगर कॉस की बात करें तो थीटा बराबर, अगर आपके पास π/3 हो ना, 60 हो, π/3 का मतलब होता है 60। अगर आपके पास थीटा बराबर 60 हो तो कॉस 60 की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/2। अब ठीक है, जो 60 की वैल्यू होती है वो 120 की होती है, आपको याद रखना होगा 60 120 पे जाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको क्या करेंगे, अभी हम मैथ्स की वीडियो भी डालना स्टार्ट करूंगा मैं, क्लास 11 की 12 की ट्रिग्नोमेट्री की और भी चैप्टर की, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, आपको जनरली याद रखना है 60 की जो वैल्यू होती है वो सीधा जाके 120 की होती है। अभी जो 60 वाला जो एंगल है ना आपके पास, 60 वाला एंगल ना यहाँ आता है, कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 90 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 90 से लेकर 180 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां होगा, 180 से 270। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 तक होता है। तो देखो जो 60 की वैल्यू होती है वो 120 की होती है, चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, ये आपको याद रखना है। जो 30 की वैल्यू होती है वो चल जाती है और आगे, वो चल जाती है 150 पे, और जो 60 की वैल्यू होती है 120 पे चली जाती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि क्या बोल रहा हूं मैं। 60 की वैल्यू कहां जाती है, 120 में जाती है सीधा। तो देखो कॉस 60 बराबर 1/2 होता है। अब मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा। यानी कि जो ये वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट की दे रखी है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, आपके पास 90 से लेकर 180 के बीच में आपको आना है। तो 90 से लेकर 180 के बीच में मैंने बोला 60 किसके कंपेरेबल होता है, 120 के कंपेरेबल होता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 120 निकल के आ जाएगा। जितनी बात मैंने समझाई आप उसको फिलहाल इस तरीके से याद करें, बाकी इसका सॉल्यूशन और भी देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको देना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी निकल के आ गया चौथे वाले का 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पेन चला देते हैं। देखो आपको क्या पता है, आर इक्वल टू रिजल्टेंट का फॉर्मूला बार बार बता रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा ना, कॉस थीटा लिख दो सही से, कॉस थीटा। अब बोला कब होगा, बोला कब होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछा ना, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। रिजल्टेंट मैक्सिमम पूछा है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तो सीधी सी बात है, रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी, कब होगी, 1, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी ना, उसी टाइम क्या होगा, रिजल्टेंट भी मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब होगी, देखो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। अगर आपको याद होगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 निकल के आ जाएगा। यानी कि जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे ना, सेम डायरेक्शन में, या फिर पैरेलल होंगे, या फिर सेम डायरेक्शन में होंगे, तब जाकर क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम निकल के आता है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आपको देना है। तो ये आज हमने 5 क्वेश्चन करे, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।